देखो बेटा, यहाँ पे कल एक क्वेश्चन आया था कि ये वाला थोड़ा स्टार्टिंग में डायग्राम बता दे। तो देखो एक बार और हम समझा रहे थे। पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है, हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, या फिर कुछ भी लेंथ है। कितनी है? L है। उस वायर की वजह से हमें एक P पॉइंट पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो यूज कर रहे हैं वो ये यूज कर रहे हैं कि पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे एक स्मॉल से पार्ट के लिए। स्मॉल सा पार्ट कितना? dl। ठीक, और उस dl को हम इंटीग्रेट कर देंगे जहां से लेके जहां तक। और तुम्हें याद होगा हमने यहां पे एक पॉइंट ये लिखाया था कि इसका परपेंडिकुलर एक बार ट्रायंगल वाले मेथड से निकाल लो। तो AC बराबर क्या लिखते थे? हाँ, dl साइन थीटा। और एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस से AC बराबर कितना लिखते थे? एंगल इक्वल्स टू d फाई। आर्क बेटा कितना है? AC, रेडियस r, तो AC बराबर r d फाई। दोनों को इक्वेट किया था तो हम dl के इंटीग्रल को चेंज कर लिए थे। किस इंटीग्रल में? फाई में। मतलब अब हम लेंथ को नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं। किसे इंटीग्रेट कर रहे थे? एंगल को इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, बस यहां पर हमने लेंथ वाले इंटीग्रेट को किस वाले इंटीग्रेट में चेंज किया? फाई वाले इंटीग्रेट में चेंज किया था। एंगल को इंटीग्रेट करेंगे, बस सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया है। यहां पे देखो, लेंथ के इंटीग्रेट को हमने फाई के इंटीग्रेट में चेंज कर दिया और फिर यहां पे इसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। अब जरा डायग्राम देखो कि सबसे पहले हमने एक स्मॉल पार्ट लिया dl, जो कि इस P पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? इस dl पार्ट से दूरी। भाई बायो-सेवर्ट ने यही तो बताया था कि एक अगर हमारे पास वायर है, उस छोटे से पार्ट की वजह से किसी P पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो dB इक्वल्स टू कितना था? म्यू नॉट आई dl साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। यही था ना? तो बस यही चीज तो किया है, बायो-सेवर्ट लॉ को ही तो यूज किया है। बाद में बस उसे यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दिया, -φ1 से लेके φ2 तक। ठीक है, बाकी इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज नहीं आ रही तो बताना। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, कोई भी लेंथ है। ठीक है, इसके बाद एक जो हम करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन, वो ये यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर नहीं, कॉइल। एक कॉइल होगी, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। चलो देखो, कंसीडर अ कॉइल ऑफ करो सर, है यहां पे देखो, कंसीडर अ कॉइल ऑफ रेडियस r, वी टेक अ स्मॉल लेंथ कंपोनेंट dl, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at the center. Due to this length, the magnetic field is very small, which is dB, and this is a wire in which the current flow through the wire is I. How much current flowing? I. Okay. एक चीज अब यहां पे ये देखिए, ये एक लेंथ वेक्टर ही तो है। जैसे कि अभी आप बायो-सेवर्ट लॉ से आप क्या जानते हो कि अगर आपके पास एक स्मॉल लेंथ है, देखो बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा दिया फर्स्ट लेक्चर पे, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, अगर बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक कोई भी लेंथ वेक्टर dl है, उस पर करंट I जा रही है, किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, तो dB बराबर बेटा कितनी आती थी? म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन
4 पाई आर स्क्वायर, आर इज अ डिस्टेंस, यही होता था ना, यही चीज यहाँ पे कर रहे। एक चीज और यहाँ पे देखो, यहाँ करंट क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज ना, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है करंट। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता सकते क्या? अपसाइड बाई राइट हैंड थंब रूल, दिस मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और आउटसाइड के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जो कि क्या है, डॉट। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो यहां पर लेंथ dl है, करंट I है, तो बाई यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ, बाई बायोट-सेवर्ट लॉ dB इक्वल्स टू बेटा क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ एंगल बिटवीन लेंथ एंड रेडियस, दिस इज अ लेंथ, सो एट दिस पॉइंट वी टेक लेंथ की डायरेक्शन अगर हमें निकालना तो क्या ड्रा कर लेंगे, टेंजेंट। दिस इज अ रेडियस वेक्टर, व्हाट इज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, और लेंथ वेक्टर 90, हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन रेडियस आर स्क्वायर। ये तो स्मॉल लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड dB है ना, इसको क्या हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते? इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी कॉइल की वजह से आ जाएंगी। इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट, लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करें तो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, दिस इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर dl। मतलब लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेंथ पहले लेंथ 0 थी, अब कितनी हो गई पूरी 2 पाई आर। अगर हमने इंटीग्रेट लगा दिया, दिस इज नॉट अ कंप्लीट मैग्नेट, दिस इज अ कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देन B इक्वल्स टू, देखो उस पर आ रहा है क्योंकि इन केस को आ रहा है, दिखा आ रहा है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट नहीं, इनको लग रहा चल रहा है, ऑफ करो। तो देखो B इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेट dl 2 पाई आर। एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। व्हाट इज आर? आर इज अ रेडियस ऑफ दैट कॉइल। ऐसा जरूरी नहीं एक ही कॉइल हो, इफ द कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न, इफ द कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न होंगे तो B बराबर देखो कितना आ जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दें, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ठीक है, कोई दिक्कत, कंसिडरेशन? हाँ नहीं, तो ऐसी कॉइल है ना, ऐसे ही बराबर ही है, ऐसे रखी हुई, ठीक है, नोट कर लो, ऑफ करो, कई का उड़ाए हो ना। नेक्स्ट देखो, हमने मैग्नेटिक फील्ड एक वायर की वजह से निकाला, मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल की वजह से निकाला, और अब मैग्नेटिक फील्ड हम एक कॉइल की वजह से ही निकालेंगे, लेकिन एक्सिस पर निकालेंगे। कहां पे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट एक्सिस ऑफ
कॉइल, कॉइल की एक्सिस पर निकालना है। अब ये कॉइल की एक्सिस क्या है जरा देखो, ये फार्मूला देखे रहना क्योंकि यही फार्मूला इससे भी डिराइव हो जाता है, ठीक है। देखो, कंसीडर अ कॉइल, हमारे पास एक ऐसी कॉइल है, दिस इज अ एक्सिस, दैट इज अ एक्सिस। इन दिस कॉइल वी टेक अ स्मॉल dl vector, here is also a small dl vector, and this is a coil of radius, रेडियस कितना मान लें, स्मॉल r मान लें, है ना। अपनी कंसिडरेशन है, आप चाहे जो मानो, बस डायग्राम में लिख देना, फार्मूला उसी अकॉर्डिंग देखा जाता है। ये डिस्टेंस कितनी मान लें, a मान लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल टू द पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इज a। बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस डिस्टेंस इज let capital R which is equals to under root R square plus A square, और we can write under root नहीं R square plus A square की पावर 1/2। सेम एयर। लेकिन दिक्कत की बात ये, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएंगी? एक कोई हमारे पास चार्ज कंडक्टर होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे जाती थी बाहर? वो तो चार्ज वायर होता था, है ना। मूविंग करंट में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं जाएंगी। देखो जरा, अगर हम तुमको हिंट करें, ये अगर हमारे पास कॉइल है ऐसे, तो इसमें तुमने बनाया होगा क्लास 10th में कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद है? कुछ ऐसे करके रिंग्स बनी हुई थी। ठीक, ऐसे बनती थी। अगर ये हमारे पास कॉइल है तो इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती थी और इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ से निकाले सेंटर से, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती थी? टेंजेंट जाती थी। कैसे जाती थी? टेंजेंट। अगर इस जगह पे तुम्हें इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये टेंजेंट इधर, और इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड ये टेंजेंट इधर। मतलब इस पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही बेटा? ऐसे। कोई दिक्कत? और जो टेंजेंट होता है वो कितने एंगल पर बनता है? 90। तो ये यहाँ पे एंगल कितना है? 90। कोई दिक्कत? ये ऊपर वाले डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे घूम रही। और अगर ऐसे घूम रही तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे होगा? ऐसे। ठीक। अब ये नीचे वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेंगे, ये वाला पार्ट किधर आ जाएगा? नीचे। ये ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे कि ऐसे बना दो स्ट्रेट, नहीं, स्ट्रेट नहीं, टेंजेंट। ठीक। यहां पे देखो, ये वाला एंगल भी टेक एज अ फाई, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल लेंथ कितनी होगी? डीबी होगी। यहां पे एक और 90 डिग्री बनाते हैं हम ऐसे, इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहते हैं इस डीबी के, ऊपर वाले डीबी के। अगर ये बेटा फाई है तो ये भी फाई होगा। क्यों होगा जरा देखो, एक 90 तो ऐसे बनाया कंपोनेंट रिजॉल्व वाला, एक 90 ऐसे बनाया, जो कौन सा 90 डिग्री है? जो कौन सा 90 डिग्री है? मैग्नेटिक फील्ड वाला, जो टेंजेंशियल थी। तो नाम लिख लेते हैं ए ओ बी सी डी। तुम्हें क्या पता है? ए ओ सी ये वाली लाइन और स्ट्रेट कंपोनेंट रिजॉल्व वाला इक्वल्स टू बी ओ डी। क्यों? क्योंकि दोनों कितने हैं? 90। उसमें से एक एंगल माइनस कर दे, बी ओ सी, तो माइनस बी ओ सी दोनों तरफ करें, माइनस बी ओ सी। ए ओ सी में बी ओ सी माइनस हो गया तो क्या आ गया? ए ओ बी इज इक्वल्स टू, और बी ओ डी में बी ओ सी माइनस हो गया तो सी ओ डी। यही तो हम भी कह रहे हैं, ये वाला एंगल
इक्वल होगा इस वाले एंगल के। वही तो हम भी कहे, जितना अगर फाई है तो फाई ले लो, थीटा है तो थीटा ले लो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कोई दिक्कत? ये समझ आया कैसे? इसको हटा रहे, साइड वर्क करना है तो कॉपी में करिएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया सेम। तो जिससे फाई जुड़ा होगा वो कौन होगा? dB cos फाई, और उसका परपेंडिकुलर dB sin फाई। सेम काम यहाँ पे कर लें, जिससे फाई, वही काम ये अगर इधर करेंगे तो ये फाई अगर है तो ये वाला भी बेटा कितना हो जाएगा फाई, तो ये कितना हो जाएगा dB cos फाई, और इसका परपेंडिकुलर dB sin फाई। dB cos फाई आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल। अगर ये इक्वल और अपोजिट है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो dB cos फाई कैंसिल। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू dB sin फाई। 2 दिख रहा हो तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम एक ही लिखेंगे dB sin फाई, और उसी में 0 से लेके पूरा इंटीग्रेट कर देंगे 2πr। मतलब एक ही मैग्नेटिक फील्ड को पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरे की लेने की अगर जरूरत है तो अगर एक को ही पूरा कर रहे हैं दोबारा फिर लिख रहे हैं तो 2 बार हो जाएगी ना सर्कलिंग। तो एक ही कॉइल है इसलिए एक ही में पूरा इंटीग्रेट, या तो इसमें आधा करो उसमें आधा करो, ये कर सकते थे। लेकिन क्या मतलब है, आंसर में कोई इफेक्ट तो आना नहीं है, यूनिफॉर्म है। 0 से 2πr dB इक्वल्स टू साइन फाई है ना, ठीक। और dB होगी कितनी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी? इस dl की वजह से दिस इज अ वायर हैविंग करंट I एंड द डिस्टेंस इज कैपिटल R, तो कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4π I dl साइन थीटा फाई, तो ये है, इससे अभी क्या मतलब है, साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज कैपिटल R स्क्वायर, देन साइन फाई, ये ऊपर वाला साइन फाई। ये साइन थीटा क्या है? एंगल है किसके? रेडियस और लेंथ में, ये बताया था बायो सेवर्टला में। तो देखो बेटा, ये लेंथ ऐसे है ना कॉइल, तो लेंथ ऐसे और रेडियस ऐसे, तो एंगल कितना बना, चाहे जितना भी मुड़ाओ। देखो लेंथ और रेडियस में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90। थीटा बराबर 90 है, फाई बराबर नहीं, ठीक है। ये हमारी आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड वी इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2π स्मॉल r, है ना, ठीक। बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π I dl साइन थीटा, तो 90 हो गया तो कोई मतलब नहीं, I dl, और ये हो गया कैपिटल R स्क्वायर। अभी dl थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देते। साइन फाई, द वैल्यू ऑफ साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज स्मॉल r एंड हाइपोटेन्यूज इज कैपिटल R। तो साइन फाई की जगह हम स्मॉल r अपॉन कैपिटल R लिख दें, एंड इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2πr dl। इस लेंथ को अगर इंटीग्रेशन का सिंबल पहले लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कर लो, इस जगह पे कर लो, 0 से 2πr, स्मॉल है ना, ठीक। अब देखो इसके बाद बस अब इसको इंटीग्रेट ही करना, बाकी जो होना था वो हो गया, आ गया आपका सॉल्यूशन। बस कुछ रह नहीं रहा, म्यू नॉट 4π I अपनी जगह, साइन थीटा 90 हो गया, R स्क्वायर अपनी जगह, और साइन फाई की वैल्यू रख दी। बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π I R अपॉन R क्यूब, एंड वी इंटीग्रेट dl, इंटीग्रेट करें कुछ नहीं तो 1 है, और इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, कितना आ जाएगा? 2π स्मॉल r। क्या क्या हुआ? दिक्कत है? किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था? लेंथ। क्या लेंथ चेंज हो रही क्या? ओ
ये स्मॉल आर चेंज हो रहा क्या? इससे क्या मतलब? हमें तो लेंथ छोटे छोटे पार्टों को जोड़ना है, तो इससे हमें क्या मतलब? ये तो कांस्टेंट हुआ। ठीक है, कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा आई वो कितनी आई? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r³। बी नेट इक्वल्स टू, एक तो यही फार्मूला है अगर डिस्टेंस के टर्म में है तो, म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2। आर की वैल्यू कितनी है? कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और उसका भी क्यूब, तो 1/2 और उसकी पावर 3 कितना हो जाएगा? 3/2 लिख दे रहे डायरेक्ट। ये हो गया आपका फार्मूला। अच्छा, इस वाले से क्या अभी इसके पहले जो हमने रिंग बनाई थी उसका फार्मूला डिराइव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये ए डिस्टेंस कितनी हो जाए, अभी इस कॉइल की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर पे निकाली थी? ए पे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इस कॉइल की वजह से हमने कहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी? सेंटर पे। तो इसके पहले वाले में ए की वैल्यू कितनी थी? 0। इफ पॉइंट एट सेंटर मीन्स ए इक्वल्स टू 0। अगर ए इक्वल्स टू 0 रखे तो इसके पहले वाला फार्मूला आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। ए इक्वल्स टू 0 रख दिया, बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर, ए इक्वल्स टू 0 2 आर स्क्वायर, उसकी भी पावर मल्टीप्लाई 3/2। ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? r³। और r³ से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा? r। तो आ तो गया बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या इसके पहले यही आया था? इसमें अगर n नंबर ऑफ कॉइल हो तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से। इफ कैपिटल N नंबर ऑफ कॉइल, अगर इसमें कैपिटल N नंबर ऑफ कॉइल है तो बी नेट इक्वल्स टू कितना होगा? बी नेट इक्वल्स टू n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत? बस ये हमें डिराइव करना था। n नंबर होगा तो n से, 2 नंबर होगा 2 से, और इस वाले फार्मूले से इसके पहले वाला भी फार्मूला डिराइव हो गया। ये इसका डेरिवेशन है, नोट कर लो। कॉइल है COIL, इस प्रिंट हो गया होगा। कितना हुआ? ठीक, रुको।